सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने आप सभी के लिए 9th स्टैंडर्ड का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज की शुरुआत कर दी है। और इस न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर हम आपको जो भी चैप्टर्स, जो फिजिक्स के चैप्टर होते हैं ना, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको मैं करा रहा हूँ। अब ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर से इस न्यूमेरिकल सीरीज को देखिए। कई सारे न्यूमेरिकल्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल्स आए तो आप आराम से आंसर कर पाओ। तो फर्स्ट चैप्टर जो था आपका 9th साइंस का लॉ ऑफ मोशन, इसका न्यूमेरिकल वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 3 लेक्चर लगे उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कराने में। आज लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, 9th साइंस का। अब इस चैप्टर में भी अगर आप बात देखोगे तो इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स कई सारे प्रेजेंट है, तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज पहला ही लेक्चर वीडियो होने वाला है जिसमें लगभग 2 या 3 न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। और अगर आप एक ऐसे 9th के बच्चे हो जो हमसे हमारे JR ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पे भी पढ़ना चाहते हो प्रीमियम बैच के साथ, जो कि एक पेड कोर्सेज होता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप एक बार चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा लगे तो जरूर से परचेस करना, ठीक है। तो हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे पेड बैच का एक सेक्शन होगा, उसमें 7th 8th 9th 10th चारों स्टैंडर्ड के लिए है। लेकिन अगर आप एक 9th के बच्चे हो तो 9th के पेड बैच पे क्लिक करके आप उसको जरूर से एनरोल कर सकते हो और परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है आज के इस न्यूमेरिकल सीरीज का, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। हमने इस चैप्टर को भी आपको पढ़ाया हो, जैसे कि आप जानते हो कि हमने 9th साइंस, 9th मैथ्स 1, 9th मैथ्स 2 और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये सारे चैप्टर्स को, मतलब इन सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखा है। तो आप उनके वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपको सारा का सारा चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आंसर लिखने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियोस अगर आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी, जो कि मैंने ही पढ़ाया हुआ है आपको, तो आपको आइडिया होगा कि हमें यहां पे बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप एक चीज जानते हो कि कभी भी वर्क अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगर आप यहां पे आप देखोगे कि वर्क डन कैलकुलेट करने बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का मास दिया है यानी m दिया हुआ है और हमें हाइट दिया हुआ है जो कि हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पे ले सकते हो। तो यहां पे आपको एक आइडिया लगे कि फोर्स नहीं दिया, तो हमें सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फोर्स निकालने के पहले भी आप लोग सबसे पहले क्या काम करोगे, आप लोग लिखोगे उसका गिवन, ठीक है। अब गिवन का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि क्या दिया हुआ है। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या चीजें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है 20 किलो का, 20 kg मास दिया हुआ है। दैट इज हाइट दिया हुआ है, तो हाइट को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज नथिंग बट द हाइट, मतलब यहां से यहां का ऊपर तक का डिस्टेंस, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो हाइट हमें 10 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 10 मीटर हमें दिया हुआ है। हमें एक और चीज क्वेश्चन में ही दे रखा है जो कि है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। माफ करना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, ठीक है ना, गलती से मैंने सेकंड लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ये जी हमें दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन, यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, लिखो यहां पे, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो 10 मीटर दिया है, लेकिन क्या मुझे फोर्स पता है, नहीं पता। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा क्योंकि ये वैल्यू मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं ये नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे फोर्स पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, फोर्स। तो वी हैव टू फाइंड, लिखो यहां पे, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू हमारा फोर्स का डेफिनेशन, मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। मास का वैल्यू 20 किलो है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 9.8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमारा वैल्यू आ जाएगा। और एक और चीज आप समझो कि हमारा जो ग्रेविटी है ये क्या दिया है, 9.8 दिया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है बच्चा, कि आप लोग जब भी कोई भी वर्क डन की बात करते हो, कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हो जो एक हाइट पे जा रहा है, तो हाइट पे जा रहा है इसका मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। मतलब मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो ऊपर जब जा रहा है कोई ताकत से, तो ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे है, जमीन के ऊपर ग्रेविटी होती है, अर्थ के पास ग्रेविटी है। तो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारा ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहा है। इसके लिए हम ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। हमेशा मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उस केस में,
जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जाता है उस केस में हमारा ग्रेविटी का वैल्यू हम लेंगे 9.8। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस 9.8 लिखना है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब फोर्स का वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल दो, तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू 9.8 को 20 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले मैं 9.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 20 से। 0 0 0 2 8 16 1 कैरी 2 9 18 प्लस 1 19 0 6 19 पॉइंट के बाद 196। तो हमारा वैल्यू आ गया 196। F का वैल्यू कितना आ गया? माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो माइनस 196 न्यूटन, मतलब फोर्स जो है क्या लग रहा है? माइनस 196 न्यूटन। और आप सोच रहे हो कि सर फोर्स निगेटिव हो सकता है क्या? फोर्स हमारे यहाँ पे माइनस आए, लेकिन फोर्स नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है हमारा वो ये बता रहा है कि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स व्हाई। तो इसको उठा के डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है? इक्वेशन नंबर 1 मेरा बोलता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वो फोर्स का वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि आ गया 196 माइनस में मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 10 मीटर। कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -1960 मल्टीप्लाई हो गया। और वर्क का यूनिट आप जानते हो जूल होता है, ठीक है ना? जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो हमारा ये वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे भी वर्क डन में माइनस आ रहा है, तो क्या वर्क डन कभी नेगेटिव हो सकता है? तो हमने पढ़ा है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। तो अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वर्क डन जो है नेगेटिव है। नेगेटिव साइन सोच, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव क्या साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा जो वर्क है वो क्या है बच्चा? नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर? बहुत सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, रवीन हैज अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक लड़का है जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है 100 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हमने ये वाला एग्जांपल देखा हुआ है, अगर आप देखोगे सिंपल से, तो यहाँ पे ऐसा एंगल वाला होता है ना, एग्जांपल हमने देखा था। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना लग रहा है? ऑब्वियसली 100 न्यूटन का। तो आप गिवन लिखो सबसे पहले, ठीक है ना? गिवन लिखो कि भाई फोर्स आपको दिया हुआ है 100 न्यूटन का, एंगल दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल याद है ना आपको? क्या बोलते हैं? एंगल थीटा बोलते हैं, ठीक है? तो थीटा का वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है? आगे बोल रहा है टू द हॉरिजॉन्टल द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी कि जब ताकत लग रही है यहाँ पे, तो ये जो भी ये ऑब्जेक्ट है वो तो आगे ही मूव होने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होगा। और 400 जूल वर्क डन कर रहा है, यानी W का वैल्यू, वर्क डन का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 400 जूल। हमें बोल रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का यहां पे था पहले, जैसे मैंने ताकत लगाया यहाँ पे, फोर्स जो भी है 100 न्यूटन का लगाया 60 डिग्री एंगल पे, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो कितना मूव किया? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी S विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है वर्क का, तो लिखो वी नो दैट। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल सा वर्क डन नहीं हो रहा है, यहां पे जो वर्क डन हो रहा है वो एंगल में हो रहा है। और जब भी वर्क डन एंगल में होता है तो फॉर्मूला होता है उसका वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, एक एक्स्ट्रा कॉस थीटा आ जाता है क्योंकि एक एंगल में जा रहा है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन अगर करते हैं, वर्क डन का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 400 इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 100, ठीक है? डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो S का वैल्यू मैं नहीं जानता क्योंकि वही तो निकालना है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब 400 को इधर ही रखता हूं मैं, ठीक है? 100 को भी उधर ही रखता हूं, S को भी फिलहाल उधर ही रखता हूं। cos 60 का वैल्यू क्वेश्चन में ही आपको दे रखा रहेगा, क्योंकि ये आप अभी अभी सीख रहे हो। 9th में मैथ्स 2 में एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, जो आप आने वाले समय में पढ़ोगे। अभी तो शुरुआत हुआ है आपका 9th का, लगभग 2-3 महीने, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए। तो ये कैसे आता है वो आपको बाद में पता चलेगा। इसके लिए डायरेक्ट इन्होंने वैल्यू दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू ले लेना है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लिख के रखा रहेगा। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 यानी हाफ। तो ये cos 60 की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो, देखो 2 के टेबल में 2 1 2 होता है, 2 50 100 होता है, बराबर? कट हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? यहाँ पे 400 बच रहा है
वहां पे 50 बच रहा है मल्टीप्लाई बाय एस बच रहा है, ये सारा चीज कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही रहने वाला है, हमें एस का वैल्यू निकालना है बराबर। तो देयरफॉर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 400 उधर था, ये 50 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये एक जीरो कट हो गया, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, देयरफॉर एस का वैल्यू आ गया 8। एस क्या है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वैल्यू आ गया, और डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है, तो एस इज इक्वल टू 8 मीटर हो गया। तो हम लोग फाइनल आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 8 मीटर। कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, 8 मीटर का हुआ। तो यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश की है। कितना सिंपल है, देख पा रहे हो आप लोग, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक आखिरी एग्जांपल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, इसके लिए मैं इसको स्टार मार्क करता हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है रवि अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। लिखो, गिवन लिखो, क्या क्या दिया हुआ है भाई, देखो करते जाओ, अपने आप आंसर निकलता है ये न्यूमेरिकल में। रवि अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने का, 10 न्यूटन का, लिख दिया। एंड मूव्ड ए बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जैसे मैंने ताकत लगाया, फोर्स कितने का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बुक था उसके रास्ते में, तो बुक भी जो है वो हिल जाएगा, क्योंकि ताकत लगाने से बड़ी बड़ी चीजें हिल जाती है, बुक क्या चीज है। कितना हिला, 30 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर का, करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो एक चीज हम जानते हैं कि अभी अभी हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किया, तो हमने ये नोटिस किया कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो वो हमेशा हम मीटर में लेते हैं, ये इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखा है, तो भाई इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, एग्जाम में कभी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, यूनिट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पे सेंटीमीटर में दिया है, हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। तो कोई भी चीज को सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, तो उस सेंटीमीटर वाले वैल्यू को मेरे को 100 से, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर, और यही 10 स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ले लूंगा तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻² हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इसको मीटर में बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, याद रखना, कभी भी कोई सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में बनाने के लिए सिंपली जो भी नंबर दिया है उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर लिख देना, ठीक है। याद रखोगे ये चीजें, कैसे आए वो भी बता दिया, याद रखने वाली चीजें भी बता दिया। कोई भी वैल्यू है सेंटीमीटर में दी हुई है, उसको मीटर में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻² उसके आगे लिख देना, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, क्या बोल रहा है, हाउ मच वॉज द वर्क डन बाय रवि, यानी सिंपली हम लोगों को क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन पूछा है, फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, बस वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो, वी नो द फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। तो W इज इक्वल टू, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है, 300 होता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², अब 10⁻² का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100 ना, तो इसको लिख सकते हो आप डिवाइड बाय 100, ठीक है। 10⁻² का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100 होता है, मतलब 2 0, ठीक है ना। तो ये 2 0 कट, क्या बचा, W इज इक्वल टू 300/100 इज इक्वल टू 3, और यूनिट क्या होता है, वर्क डन का जूल होता है। तो हमारा आंसर आ गया फाइनली कि वर्क डन, जो क्वेश्चन पूछा था, रवि ने कितना वर्क डन किया, 3 जूल का वर्क डन रवि ने किया। क्लियर, समझ में आया कितना बेहतरीन और कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में भरे पड़े हैं जो कि हम धीरे धीरे कराएंगे, टेंशन मत लेना, ये तो पहला ही लेक्चर था इस चैप्टर का। तो वैसे ही एक और लेक्चर या फिर होपफुली 2 लेक्चर आ जाएं जिसमें हम बाकी के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करा दें। लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं, आप लोग को ये हमारे चैप्टर के वीडियोस भी देखने हैं जो कि ऑलरेडी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। पुराने वाले, सबसे पुराने वाले छोटे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी प्रेजेंट है और नए वाले डिजिटल बोर्ड के वीडियोस भी प्रेजेंट है जो कि रिसेंट में ही हमने अपलोड किया है। तो सारे वीडियोस अवेलेबल है, बस सर्च करते रहो, प्लेलिस्ट में जाते रहो और वीडियोस को देख के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहो। एक सजेशन ये है कि थोड़ा फास्ट देखना है तो आप 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे हमारे वीडियोस देख सकते हो, जिससे कम समय में आप पूरे के पूरे चैप्टर्स के वीडियोस देख के खत्म कर सकते हो और पूरा चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ऐसे और वीडियोस में लाता रहूंगा, आप लोग बने रहना। वीडियो पसंद आया दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी 9th के फ्रेंड्स के साथ, सभी तक हमारे इन न्यूमेरिकल सीरीज के वीडियोस को पहुंचा देना है। हमारे सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, जो कंसेप्ट वाले वीडियोस है, सभी को शेयर कर देना है, प्लेलिस्ट शेयर कर देना उठा के सीधा, ताकि वो लोग देख पाए। और अगर आप लोग पहली बार आए उस चैनल, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।